सो नमस्कार साथियों। एक हमारी छात्रा जो पुलिस का सपना लिए हुए, डिप्टी एसपी आईपीएस बनने का सपना लिए हुए जो है आगे की ओर भी अभी बढ़ रही हैं, लेकिन हाल ही में इन्होंने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। और वो सफलता है 67 में एज ए रेवेन्यू ऑफिसर। तो एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, एक काफी बड़ी सिविल सर्विसेज की एक पोस्ट है। तो सबसे पहले आयशा अपनी एकेडमिक्स बताएंगे कि इनका ग्रेजुएशन क्या था, इसके बाद इन्होंने 12th स्कूलिंग वगैरह जो है कौन से स्कूल से की। जी आयशा। जी सर, थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। और सर, सबसे पहले मैं शुरुआत करूँ तो मेरा जो 10th है मैंने बिहार बोर्ड सृजन महाविद्यालय से किया। उसके बाद सर, जो मेरा 12th था मैंने सीबीएसई एएनडी पब्लिक स्कूल छपरा से किया। उसके बाद सर मैंने ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जयपुर में किया। उसके बाद से सर 2019 से लगभग मैं यूपीएससी और बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। साथ ही साथ सर मैंने अपना मास्टर हिंदी साहित्य से इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से किया है। यस ओके सर। ऐसा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉल आ रही है कि सर मुझे बताइए कि लड़कियों का सक्सेस रेट ज्यादा क्यों है लड़कों के मुकाबले। तो ये थोड़ा जानना था। सर, मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ, सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों का ही सिलेक्शन हो रहा है, बखूबी लड़कों का भी सिलेक्शन हो रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से सर बिहार में लड़कियों को अपॉर्चुनिटी अभी जो रिजर्वेशन के तौर पे 35% का मिला है, उससे ये है कि लड़कियां बखूबी बहुत आगे बढ़ रही हैं और पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ऐसा सर देखने को मिल रहा है कि लड़कियों का रुझान पढ़ाई की तरफ बढ़ा है और ये चीजें। लेकिन सर मेरा ऐसा मानना है कि लड़के और लड़कियां दोनों ही साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी सर। एग्जैक्टली exactly। और लड़कियां थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन से बचती भी हैं, मतलब लड़कों के जीवन में है कि चलो ये टीचर भी पकड़ लेते हैं, टीचर भी 10 टीचर को पकड़ के चलेंगे। लड़कियां सोचिए यार एक जगह सेंट्रलाइज रहते हैं, जो होगा हाँ यहीं से सर, होगा। थोड़ा पेशेंस लेवल थोड़ा लड़कियों में हाँ ज्यादा होता है, हाँ। तो सर ऐसा मान सकते हैं कि वो स्टिक रहती हैं एक चीज पे। एग्जैक्टली ऐसा है सो सर। एक करेंट अफेयर का एक बहुत बड़ा इशू है। सो जैसे इंग्लिश मीडियम वाले तो क्लियर है कि द हिंदू पढ़ लेते हैं वो, हिंदी मीडियम वाले क्या पढ़े, के लिए अगर क्या सलाह है। सर, जैसे सर द हिंदू की भी बात करें तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं जिन पे सर द हिंदू के जो एडिटोरियल सेक्शन होते हैं उनको एक्सप्लेन कर दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं वहां से, और उसको फिर हिंदी में भी आप ट्रांसलेट करके अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं बात करूँ तो सर हिंदुस्तान और दैनिक जागरण भी है जिनमें मुझे ऐसा लगता है कि उनके भी एडिटोरियल अच्छे होते हैं और उनसे भी चीजें कवर की जा सकती है। ओके जैसे सो अभी एक बहुत बड़ा एक मार्केट में फैला हुआ है कि ये बच्चे मेरे हैं, ये बच्चे मेरे हैं, और इससे एक बहुत बड़ी इशू हमारे सामने ये आ रही है कि हमें कोचिंग के क्लेम करने से दिक्कत नहीं है, वो हर कोई मार्केट है, ये ओपन कंपटीशन है। इंडिया में एलपीजी जब से लागू हुआ था, द थिंग इज दैट, द क्वेश्चन इज दैट कि जो फ्रेशर्स हैं वो बेचारे समझ नहीं पा रहे, लेते हैं एक जगह एडमिशन, फिर हम्म। कुछ समय बाद मालूम चलता है कि मैं जो सोच कर आया था वो नहीं मिल रहा। तो इनिशियली फ्रेशर्स को क्या सलाह देंगे? मेंटरशिप अकॉर्डिंग टू यू इज अ बेस्ट ऑप्शन, व्हाट डू यू थिंक? सर, मेरा ऐसा सोच है कि आपको सही डायरेक्शन की ज़रूरत है, ना कि बहुत ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूशन की। हाँ, कुछ लोग कोचिंग से भी निकालते हैं, इनमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सर अगर आप सेल्फ में आप अगर जिस भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके आप सिलेबस को समझें। और सिलेबस के समझने के बाद उनके बाद आज डिजिटलाइजेशन जिस तरीके से आगे बढ़ा है, सर मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोचिंग की ज़रूरत है। हाँ, अगर किन्हीं को समझ नहीं आता तो बेशक कोचिंग एक माध्यम हो सकता है। माध्यम लेकिन हो सर आप सकता है। सेल्फ स्टडी से भी, जी सर, सेल्फ स्टडी से भी सर पेपर हम्म क्रैक किया जा सकता है। हम्म। मेरा ऐसा मानना है। एग्जैक्टली और मेन है कि देखिए आपके अंदर जो डिटर्मिनेशन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो निकालने वाले तो कहीं से भी निकाल ले रहे हैं, वो बिल्कुल आपके सर। बड़े भैया कोई भी हो, गाइडेंस आप ले लीजिएगा, चाहे कोई भी हो, गुरु की आवश्यकता बिल्कुल है। सर। ऐसा आप मतलब बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, माया बहुत है, द काइंड ऑफ माया सर्कुलेटिंग इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो। सो आप कैसे इससे बची थी, इस माया से, और खासतौर से मोबाइल से, बहुत खराब चीज है। सर, मैं अपनी बात बताऊं तो सर 2018 तक जैसा कि मैंने बीटेक जयपुर से ही किया। उसके बाद सर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी, मैं दिल्ली में आ गई थी 2019 के बाद से। तो सर ऐसा सोशल कि मीडिया का था कुछ क्रेज आपके अंदर? नो सर, मैं इंस्टा पे नहीं थी, मैं फेसबुक पे नहीं थी, मैं मोस्टली टेलीग्राम यूज करती थी, जो कहीं ना कहीं मेरा सोर्स भी बना मेरे प्रिपरेशन का। और सर मुझे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन मुझे लगा नहीं, मेरा मतलब वही था कि पढ़ाई में थी मैं।
और मुझे ये था कि अगर पेरेंट ने मुझे घर से बाहर निकाला है, तो उन्होंने कुछ डिटर्मिनेशन और कुछ सोच के ही डिस्क्रिमिनेशन निकाला होगा, एग्जैक्टली। जिस जो जी। और मेरे अंदर हमेशा ही वो चलता रहा कि नहीं, अगर यहाँ से निकलूंगी, दिल्ली से अगर कहीं घर वापसी होगी तो कुछ बन के ही जाना है। बन के तो जाऊंगा। सर इसमें लगभग कहूँ, जी सर, लगभग कहूँ तो इसमें 4 साल लग गए। अच्छा। मतलब किसी ये नहीं पता होता कि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसमें पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लेंगे। शुरू में ऐसा हुआ कि सर मैंने सब इंस्पेक्टर के पेपर के लिए भी ट्राई किया कि मतलब हम्म जल्दी से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाऊं, क्योंकि सर एक मुस्लिम फैमिलीज में थोड़ा इशू रहता है कि मतलब एग्जैक्टली। जल्दी करना है, क्रैक करना है, फिर आपकी शादी भी करनी है। हम्म सर ऐसा कुछ था, लेकिन उसके अलावा पेरेंट का काफी सपोर्ट मिला। हम्म, लेकिन मुझे ऐसा था कि सर बस क्रैक करके ही जा रहा है। और नहीं सर जाना। मतलब गॉड ग्रेस कहिए या कुछ कहिए, सर ऐसा ही हुआ कि मैं दिल्ली छोड़ी हूँ तो सर अपने सिलेक्शन के 2 दिन बाद ही छोड़ी। ऐसा था। एक चीज और है ना कि जैसे एक आयशा, मतलब मैंने एक बच्चे से बात की, उन्होंने बोला था कि मैं कपड़ा तब तक नहीं खरीदूंगी जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो कुछ होता है बैक गोल कि जब तक वो नहीं होगा जी सर। तब तक ये नहीं करूंगा मैं। सो डिटर्मिनेशन पे होता है। तो जब आप तैयारी कर रही थी तो बीच बीच में काफी सेचुरेशन पीरियड आता होगा, काफी डाउन फील कर जाती होंगी, कभी कभी लगता होगा कि बस छोड़ ही देंगे, अभी बैठा दो निकाल लेंगे। कभी कभी लगता है यार मेरे से नहीं हो पाएगा, द काइंड ऑफ द भीड़ इज अवेलेबल इन द मार्केट, ये बहुत ज्यादा ये कर रहा है। सो आप इससे कैसे बची थी, उस सेचुरेशन पीरियड से कैसे अपने आप को मोटिवेट रखती थी? सर कभी कभी जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सर, हर दूसरे दिन ऐसा लगता है कि पेपर नहीं क्लियर हो पाएगा। क्योंकि सर जिस दिन मोटिवेशन आता है हम शायद 12 से 14 घंटे पढ़ लेते हैं, लेकिन जिस दिन सर मतलब जिस दिन सैचुरेशन पॉइंट बिल्कुल लो हो जाता है, उस दिन समझ नहीं आता कि मतलब एग्जैक्टली पढ़ भी क्या रहे हैं, मतलब अगर इस पढ़ाई से पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। क्योंकि सर आपको बाहर के कंपटीशन का कोई भी आइडिया नहीं होता कि वो किस लेवल पे और क्या पढ़ाई कर रहे हैं। तो सर ये तो दौर हर किसी के साथ, हर एस्पिरेंट के साथ चलता है, मेरे साथ भी हुआ। लेकिन सर कुछ सॉन्ग्स थे जो मुझे मोटिवेट करते थे, हम्म जैसे कि चक दे इंडिया का। हम्म, चक दे इंडिया का एक लाइन था सर, रहना ना यार पीछे कितना भी कोई खींचे। तो एग्जैक्टली। ये लाइन जो थे, ये मुझे काफी मोटिवेट करते थे। और एक सर मेरे 2 बार ऐसा हुआ कि सर मैं मेरिट लिस्ट से बाहर हुई, सब इंस्पेक्टर में भी, सीएपीएफ में भी। तो सर मुझे ऐसा लगता था कि बस वो एक सॉन्ग है, घायल परिंदा है तू, दिखला दे हाँ, जिंदा है तू। तो एग्जैक्टली ये सब एग्जैक्टली। सॉन्ग्स जो होते थे ना, वो मुझे हाँ। अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेट करते थे। और सर जब प्रीलिम्स का जब पेपर भी होता था, या फिर मेंस की इवन बात करूं मैं, तो बाहर मैं बहुत सारे बच्चों को देखती थी कि वो मतलब पेपर रिवीजन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मेरा बस, मैं सर एग्जाम सेंटर हॉल के बाहर में मैं सिर्फ गाने सुनती थी। मतलब दो एग्जैक्टली। तीन गाने जो थे वो मैं तो सुनती थी कि अब जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया, अब जो है वो आपकी हिम्मत ही काम करेगी। और सर इंशाल्लाह वो चीजें मेरे काम भी आई जी सर। तो आपने ये जो बात बोली, मैं इसलिए थोड़ा एक्साइटेड हो गया कि जब मैं भी तैयारी करता था ना तो हम लोग का क्या था ना, ऐसा शुरुआती दौर में जब सीएपीएफ की मैं तैयारी कर रहा था, बहुत डेप्थ में किया था मैंने। लेकिन मैंने क्या किया, इसके बाद मैं कूल रहने लगा कि यार क्यों इतना टेंशन लेना है जीतो के, क्योंकि लंबा गेम गेम है ना ये, आप इसमें हमेशा टेंशन में नहीं रह सकते हो। और एग्जैक्टली एग्जाम के ना उस दिन दिखता है कि सारे लोग बिछा कर बैठे हुए हैं और वो और ज्यादा हाइपर हो जाता है आदमी कि यार क्या करेंगे अपन। तो इसलिए जो आदमी 1 साल से नहीं पढ़ा वही ये सब काम करता है, उसका निकलने वाला भी नहीं, इसके हाई चांसेस है। सो अभी ये बताओ, जब रिजल्ट आया था उसके उस समय आपको तो इतना तो कंफर्म हो गया था, जो हमारे चेयरमैन अतुल प्रसाद जी उन्होंने तो मैसेज डाल ही दिया। लेकिन लाइफ किस तरीके से चेंज हुआ, पहले क्या था, पहले तो आयशा होगी नॉर्मल, अब आयशा मैम हो चुकी हो, तो क्या मतलब फीलिंग कैसा आता है? सर बहुत ज्यादा खुशी है, पहले तो ये बताऊं। इवन मुझे यकीन तो था, मतलब थोड़ा ऐसा लगता है जिस तरीके से आप परफॉर्मेंस देके आते हैं, वैसे तो लगता है कि पीडीएफ में लिस्ट में कहीं ना कहीं नाम होगा। तो सर मुझे भी उम्मीद था, लेकिन सर प्रिडिक्शन होनी या अनहोनी को कोई नहीं टाल सकता कि मतलब क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो सर डर तो हमें उस समय भी था, जब पीडीएफ आया बहुत ज्यादा नर्वसनेस थी। लेकिन सर जैसे ही पीडीएफ में नाम देखा, इवन मैंने ये भी नहीं देखा कि मुझे कौन सा पोस्ट क्या मिला है नहीं मिला है, बस ये था कि आपका लिस्ट में नाम है। और जो खुशी हुई ना उसके बाद से, सर मैं बता नहीं सकती। उसके बाद और मतलब लाइफ वर्थ इट लगता है, जैसे आपको लगता है कि मैं पिछले 4 साल से इस यूपीएससी बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो कभी समझ ही नहीं आता था कि इस लाइफ का कुछ मीन निकल पाएगा। लेकिन सर उस पीडीएफ की एक लिस्ट में एक नाम होने से लगा कि जिंदगी बहुत पूरी बढ़िया। वर्थ इट है। बहुत बहुत और उसके बाद से सर पूरी जिंदगी ही बदल गई। मतलब अब सर कहीं जाओ या कुछ करो, इवन लोग खुद ही देख करके पहचान जाते हैं कि अच्छा ये है वो है।
तो मतलब काफी खुशी है सर, मतलब और एक एक्सप्लेन चीज नहीं कर जानते सकते हो, इतनी चीजों को। ऐसा एक चीज और, मैं आपकी फीलिंग में एक चीज और जोड़ देता हूँ। जब आप करते हो ना, तो आपको लगता है उस समय कि मैं जिसके लिए, जिस चीज की जो नीड थी मेरी, जो मैं चाहती थी, वो मुझे मिल रहा है ना। बिल्कुल सर। और सबसे बड़ा तो आपको अच्छा तब लगता होगा जब आप इस पर्टिकुलर प्रतिष्ठा जिसे कहते हैं हम लोग, इसका उपयोग करके दूसरों के काम आपकी होंगी आप, तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा बिल्कुल लगता होगा कि बहुत ये किया आपने। वैसे मुझे ये बताइए कि जैसे रैंक आपका कितना था 67 में आपका? सर, मेरी 663 रैंक थी, 663। जो कि अब एक चीज मैं बताऊं, बीपीएससी जैसे परीक्षाओं में क्वालिफाई करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, दैट्स नॉट अ नॉर्मल एग्जामिनेशन। काफी एसएससी के बच्चे इसमें आना चाहते हैं। और रेवेन्यू ऑफिसर की ऐसी पोस्ट है ना कि इसका रियल पावर आपको कब मालूम चलेगा, जब आप सर्विस में जाओगे, फील्ड में जाओगे। सो मुझे ये बताओ कि जब आपको ये सारी चीजें हो गई, अभी काफी ज्यादा आप शांत फील कर रही होंगी, अभी आप यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, और आपकी पर्सनालिटी भी दिखती है आईपीएस जैसा, कि भाई आपको आईपीएस मिलना चाहिए आपको। सो क्या लगता है, अगर आप आईपीएस बनोगे तो सबसे पहला काम क्या करोगे? वो तो ठीक है कि चलो अपनी सारी चीजें, क्या करोगे आप? सर, मुझे लॉ एंड ऑर्डर पे काम करूंगी सबसे ज्यादा। और दूसरा ये है सर कि मतलब जो भी कर्तव्य मिलेंगे, मुझे बहुत सारे इश्यूज दिखते हैं, जैसे बिहार के अंदर भी दिखते हैं, सेंट्रल लेवल पे भी दिखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर मैं उस पर काम करूंगी। जैसा कि सर, अगर मैं पुलिसिंग की बात करूं, तो सर यहाँ पे भी बहुत ज्यादा करप्शन है जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ। और उनमें है जैसे कि सर, अगर बालू माफिया की बात करूँ, या फिर सर बहुत सारे थाने में ऐसा देखती हूँ कि रिपोर्टिंग नहीं होती किसी भी केस पे, या फिर हम्म। कोई मिसिंग कंप्लेन हो, या फिर कोई कोई भी चीज की कंप्लेन हो, तो बहुत जल्दी लिखते नहीं है। और इसमें सर एक गरीब व्यक्ति जो होता है वो सबसे ज्यादा हैम्पर करता है। ज्यादा आंसर तो सर करता मैं सबसे ज्यादा इस चीज पे काम करूंगी कि सर, भले इंडिया की ग्रोथ बहुत हद तक ना हो, लेकिन जो जो हमारे जो छोटे छोटे जो गरीब पीपल बोलेंगे, जिनको बहुत ज्यादा हमसे उम्मीद रहती है कि ये हमारे काम आएंगे, अगर उनके लिए भी मैं कुछ कर पाई ना, तो मैं सोचूंगी कि मेरा जीवन मतलब सब कुछ हम्म। हो गया। और फिर मैं बहुत खुश होंगी कि हाँ, जो मैं आईपीएस जिस चीज के लिए चाहती थी, वो चीज मैं बन गई। यस सर। सो एक बहुत सारे बच्चों का एक होता है कि इंटरव्यू सब काफी डिफिकल्ट स्टेज है, तो उसके लिए क्या सलाह दीजिए अगर देना है बच्चों को तो? सर, मैं तो एक ही बात बोलूंगी कि सर सच बोलिए। क्योंकि आप जितने सच रहेंगे ना, क्योंकि वहां पे बहुत एक्सपीरियंस लोग बैठे होते हैं, और आप जितने सच होंगे ना, जितने सही होंगे, जितने सच्चे होंगे, जितनी ट्रू बातें करेंगे, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होंगी और बहुत ज्यादा मार्क्स गेन करवा सकते हैं। तो सर हम्म। सच बोलिए। और करंट अफेयर का काफी रोल होता है अपने उसमें, बहुत ज्यादा बायस मत बनिए किसी भी चीज में लेकर के। अपना हम्म। एक न्यूट्रल रहिए। और जिसपे हमारा पूरा प्रियम्बल भी बेस्ड है, सेकुलर रहना, सोशलिस्ट रहना, डेमोक्रेटिक रहना। तो इन सब बेस पे अगर आप रहेंगे, और इवन सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन ही आपको सब कुछ सिखा देती है कि आपको आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए। तो उस बेस पे रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इंटरव्यू बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ओके। जैसा। सो आयशा, जैसे अभी आंसर राइटिंग अगर कोई शुरू कर दिया तब तो उसका नॉर्मल, सारी चीजें ग्रेजुअली ठीक हो जाती है। बट हाउ टू स्टार्ट, मतलब वो जो है ना कि सर लिखे क्या, कैसे शुरू करें, उसका क्या मतलब आपका कोई उपाय हो 70 बीपीएससी के बच्चों के लिए? सर, जैसे कि अगर किसी जैसे जीएस 1 की बात कर लें, तो सर जीएस 1 में 3-4 थीम उनके फेमस हैं। जैसे कि पाला आर्ट से क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न आर्ट से आते हैं, पटना कलम पेंटिंग से आता है। तो इन सब पे चीज पे होता है सर कि मॉडल आंसर बना करके हम तैयार कर लें। ठीक है सर, मॉडल आंसर कहीं से भी अवेलेबल मिल जाएंगे, फिर बुक्स भी आती हैं, उनमें भी मिल जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि छोटे छोटे पहले मॉडल आंसर तैयार कर सकते हैं। उसके बाद जब मॉडल आंसर तैयार हो जाए, तो फिर उसके बाद कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी टेस्ट सीरीज उठा करके उस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो होपफुली इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन हम्म। सर, मैं एक सलाह देना चाहूंगी कि आप सडनली आप आज उठ करके बिना पाला आर्ट पढ़े हुए, बिना मतलब आप आंसर लिखने नहीं बैठिए। वरना फिर वो जो होगा ना, वो बहुत ज्यादा आपको डीमोटिवेट कर जाएगा, और फिर आप कुछ भी एग्जैक्टली, आंसर नहीं लिख पाएंगे। नहीं लिख पाएंगे, सही तो आप बात है। पहले जी, तो आप पहले कोशिश कीजिए। जैसे कि पॉलिटी की बात है, तो पॉलिटी का सर, जहाँ तक कि मैंने 69 बीपीएससी क्वेश्चन देखे हैं, तो सर उसमें क्रिटिकली एनालाइज करके क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि पहले आता था कि फंडामेंटल राइट क्या है, लेकिन अब उसको क्रिटिकली एनालाइज करके क्वेश्चंस आ हम्म। रहे हैं। तो आपको बेसिक आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसका आंसर लिख पाएंगे। वरना एग्जैक्टली। फिर ऐसे सर रटी रटाई चीज मुश्किल हो जाएगी। तो आप हम्म। पहले समझे क्वेश्चन का डिमांड क्या है,
उसके बाद सर अगर आप मेंस आंसर राइटिंग करते तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। एग्जैक्टली। सो हमारी एक छात्रा थी रैंक 50, सॉरी 41, एसडीएम पूजा, आप तो जानती होंगी पूजा का। सो पूजा ने भी यही बात कही थी और जिसको आयशा ने भी यही बात कही। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आयशा एक होनहार छात्रा रह चुकी हैं, और छात्रा रह चुकी हैं वर्ड ये यूज करना अच्छा बात नहीं है, क्योंकि अभी इनका कंटिन्यूटी है। सो आप देख भी सकते हैं काफी डिटरमाइंड है। सो आयशा, एक और लास्ट सलाह 17th बीपीएससी के बच्चों को कैसे ये इंश्योर करें कि राइट मेंटर कौन है जिसको हम चूज करके चल सकते हैं, साथ ही साथ क्या सलाह रहेगा इनके प्रेप के लिए आपको, जिससे इनकी क्वालिफाई कर पाए वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में। सर अगर अभी बताऊं तो सर जैसे बीपीएससी ने शेड्यूल किया है कि 30 सितंबर को इनका प्री कंडक्ट होने वाला है 2024, 30 सितंबर 2024 को। तो सर अभी तो मेरी सलाह रहेगी कि सर मेंस ओरिएंटेड आप प्रिपरेशन करें, मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें, ऐसे को समझे कि ऐसे में क्या डिमांड है, ऐसे में क्या लिखना होता है, इस पे फोकस करें। और दूसरा ये है कि सर धीरे धीरे आप 6 to 12 तक जितने पॉसिबल हो और ये हिस्ट्री तो सारे पढ़ने ही पड़ेंगे, ज्योग्राफी भी आप 9, 10, 11, 12 भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सर इनमें से क्वेश्चंस प्री में आ रहे हैं। तो आप एक तरफ से मेंस आंसर राइटिंग कर सकते हैं, पॉलिटी का लक्ष्मीकांत लेकर के, स्पेक्ट्रम लेकर के, ये सब करके कर सकते हैं। दूसरी तरफ सर आप 1-2 घंटे भी टाइम निकाल के आप एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू कर दें। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है सर कि जब 3-4 मंथ बचेंगे प्री के पहले, सितंबर में, जून जुलाई के आसपास, तो सर आप पूरे प्री ओरिएंटेड होकर के कोई भी मार्केट से उठा के टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। और सर एक एक मेंटोर जो जो भी उनको बेस्ट लगे, जिनकी गाइडेंस उनको लगती है कि अच्छी समझ आती है, क्योंकि सर कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर फैकल्टी सभी बेस्ट होते हैं, लेकिन हम्म। समझ किन्हीं का आता है, किन्हीं की चीजें नहीं आती है। तो हम्म। जो भी फैकल्टी, जो भी मेंटोर जिनको बेस्ट लगते हैं, उनके पास अगर वो जाना चाहते हैं किसी भी चीज के लिए, क्योंकि सर इसमें बीच बीच में आपको डाउट्स बहुत आएंगे। हम्म। तो उस डाउट्स को क्लियर करने के लिए अगर आपके पास कोई एक बेस्ट मेंटोर है तो उनके साथ आप टाई अप रहिए, जुड़े रहिए। और इस तरीके से अगर आप प्रे करेंगे, मतलब इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, मेंस कम प्री लेंगे, तो सर हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जैक्टली। तो सर सभी करें। जी सर। और ऊपर से अगर वो भी देखिए कि मेंटोर कम से कम इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा हुआ होना चाहिए, सो दैट कि उसको कुछ स्टेज का मालूम हो। और बिल्कुल एक सर। चीज, बिल्कुल। एग्जैक्टली क्वालिफाइड हो तो और अच्छी बात है। इसमें एक चीज और इशू आ रहा है मेघा, कि आप मेघा मैं कह रहा हूँ, मेघा एक छात्रा है। सो ऐसा कि हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि जो तैयारी के दौरान, हम अभी जैसे आपने बोला है कि सर पहले मेंस का फिर प्रीलिम्स पे फोकस किया जाएगा, तो तैयारी के दौरान कई बच्चे ना ऐसे भी होते हैं जो कि काफी जॉब वाले बच्चे, उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सर मैं समझ टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दुखी है ऐसा, लिटरली आई एम टेलिंग यू। बहुत मेरे पास कॉल करके रोते हैं कि सर मैं क्या करूँ, जॉब छोड़ दूं। मैं बोलता कि नहीं। तो क्या सजेशन देना चाहेंगे। सर जैसे कि मैं अपनी बताऊं तो मैं भी अब जॉब में जाने वाली हूँ, और जैसा कि मैंने आईपीएस के लिए सपने सजा रखे हैं, तो उनमें मुझे भी करनी पड़ेंगी। तो सर मैंने ऐसा सोचा है, अभी पता नहीं कितना हो पाएगा, लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि सर हर किसी का जॉब का शेड्यूल अलग अलग थोड़े बहुत बेसिस पे होते हैं। किन्हीं का थोड़ा हेक्टिक जॉब होता है, किन्हीं का कुछ नॉर्मल होता है। तो सर अपने जॉब का जो प्रोफाइल है उनके अकॉर्डिंग, अगर बीच बीच में, जैसे मोस्टली 9 to 5 की अगर जॉब की बात करें, तो अगर इस बीच में आपको टाइम मिलता है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं मिलता है तो 9 to 5 के बाद आप 2 घंटे नॉर्मल रेस्ट करके 7 बजे से लेके पढ़ सकते हैं, 7 से 10 से 11 जो भी है। लेकिन सर अगर जिन्हीं जो अगर मान के चलिए 8-9 बजे तक बिजी हैं, तो सर वो 2 घंटे भी एटलीस्ट निकाल करके, तो वो भी, हाँ। मतलब वो जो है वो डायरेक्ट, क्योंकि सर बीपीएससी में ऐसा देखा गया है कि सर इनके थीम जो है ना वो मतलब स्पेसिफिक होते हैं कि हाँ, इन पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर मैं पॉलिटी की बताऊं तो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, इलेक्शन फिक्स कमीशन, है। और सर नेशनल पार्टी से ये सबसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सर हम्म। हम पूरा चीज सिलेबस कवर करने के बजाय हम डायरेक्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं पीवाईक्यू देख करके उनसे हम मॉडल आंसर तैयार करें, और उनके बाद उस चीज पे रिलाई करके हम 2-3 घंटे में भी अपनी चीजें कवर कर सकते हैं। सर हम्म। ऐसा है। और सर सबसे अच्छा। बड़ी बात है कि डिटर्मिनेशन की जरूरत है। अगर बहुत ज्यादा। डिटर्मिनेशन रहेगा तो सर कोई भी चीज सर पॉसिबल है मेरे हिसाब से। एग्जैक्टली। सो बिल्कुल। ऐसा एक मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आप अगर बताना चाहें कि तैयारी के दौरान अक्सर ये देखा गया है कि कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस बात को लेकर कि सर तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन भूल रहे हैं पीछे से सारा। सो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको लेकर क्या कहना है आपका।
सर मेरे साथ भी ऐसा था। इवन मैं बहुत ज्यादा वो मगअप टाइप की नहीं हूँ कि मतलब मुझे बहुत सारी चीजें याद रहती हैं। तो सर ऐसा है कि आप छोटे छोटे नोट्स बना लें, और ये करें कि आप वीक में एक बार रिवाइज करें। जैसे आप संडे को कोई भी टास्क लेने से बचें, और जो आपने 6 डेज में पढ़े हैं मंडे टू सैटरडे, उनको आप बार बार रिवाइज करें। और सर मतलब मुझे लगता है 3 से 4 बार अगर आप रिवाइज करते हैं ना किसी भी चीज को, तो फिर आपके वो माइंड में बैठ जाता है। और फिर उसके बाद बहुत ज्यादा इस चीज का जो वो होता है ना कि सर हम भूल जाते हैं सारी चीजों को, तो सर वो नहीं रहेगा। और दूसरी चीज ये है सर कि जहाँ तक कि मैंने भी पहले ये फील किया था कि सर मैं पहले ऐसा करती थी कि मुझे लगता था कि 1 साल में ही मैं पेपर निकाल लूंगी। उसके लिए मैं 6 से 7 चैप्टर एक दिन में पढ़ जाती थी। और फिर मुझे लगता था, कंक्लूजन में ये देखती थी, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था, क्योंकि 7-8 चैप्टर पढ़ना अपने आप में हेक्टिक चीज है। तो सर हम्म। मैं ये कहती हूँ कि आप धीरे धीरे पढ़े, समझ के पढ़े, और फिर जब आप कहीं बैठे शांति से तो आप उसके बारे में सोचें कि आपने आज पढ़ा क्या है, कितनी चीजें, कितने लाइन, कितने टॉपिक आपको याद आ रहे हैं। अगर हम्म। आप ऐसा करते हैं तो आपकी मेमोरी भी बूस्ट होगी, और कहीं ना कहीं आपको याद आएगा। इवन आप एग्जाम में भी बैठोगे तो आपको याद होगा कि प्रियम्बल का मैंने क्या पढ़ा है, और 42nd अमेंडमेंट में आप क्या क्या रिवोल्यूशन हुए थे, क्या क्या अमेंडमेंट में आया हम्म। लाया गया था। तो इस तरीके से सर अगर हम सोच के पढ़ें और लिख लिख के पढ़ें, और वीक में मैं रिवाइज कर लें, तो सर मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकल जाएगा। ओके, सो जी सर। साथियों, हमारे साथ आयशा थी और काफी अच्छा लगा। आयशा, रैपिड फायर राउंड 2 है, बस शब्द में जवाब दीजिएगा। सो अपनी पूरी सफलता का श्रेय मम्मी और पापा में से किसे देंगी आप? मम्मा। मामा को दोगे? पापा इधर नाराज हो जाएंगे, देखना। सो जस्ट टेल मी, लाइक अगर आपको चूज करने को मिले, डीजीपी या फिर यूटीज के जो आईजी होते हैं, क्योंकि दोनों का तो सेम ही लेवल है, तो आप क्या बनना चाहोगे? सर डीजीपी। आईजी नहीं बनना है ना, इंस्पेक्टर जनरल, क्योंकि दिल्ली पुलिस का आईजी सेम लेवल का होता है डीजीपी का, राजीव का। सो आज के लिए इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं। काफी अच्छा लगा आयशा से बात करके। इट वाज जस्ट नाइस टॉकिंग टू आयशा। सो आप सभी कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आप सभी के कोई क्वेश्चन है तो। ओके आयशा, फिर मिलते हैं। धन्यवाद टू ऑल थैंक ऑफ यू यू। सो मच सर। ओके।